बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 व्हाई वी नीड द एल्गोरिथम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग व्हाई वी नीड द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे पास कितने किस्म के एनालिसिस की टाइप्स होती हैं। हमारे पास दो किस्म की एनालिसिस की टाइप होती है, एक आपकी प्रायोरी कहलाई जाती है और एक आपकी एनालिसिस की टाइप जो है वो पोस्टीरियर कहलाई जाती है। प्रायोरी से मुराद है कि आप इस चीज को थ्योरेटिकल एस्टिमेशन करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या है, आपके पास स्पेस कितनी चाहिए होगी और इस एल्गोरिथम को रन होने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा इस एल्गोरिथम को रन होने के लिए। तो ये दो रिसोर्सेज हमने इसके ऊपर चेक कर रहे होते हैं। और प्रायोरी एनालिसिस के अंदर हम ड्राई रनिंग करते हैं अपने एल्गोरिथम की, और ड्राई रनिंग करने के बाद हम उसके ऊपर जितने भी उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं और उसका एनालिसिस हम कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस के कितने उसके अंदर से ऑपरेशंस जो हैं वो रन होंगे, और उनकी बेसिस के ऊपर हम एनालिसिस विड्रॉल कर रहे होते हैं कि इस एल्गोरिथम को कितना टाइम पीरियड लगेगा, मिनिमम कितना टाइम लगेगा रन होने के लिए, मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड लगेगा रन होने के लिए, और ऑन द एवरेज हाफ के ऊपर जो है वो इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा रन होने के लिए। ऑन द अदर हैंड जब हम पोस्टीरियर एनालिसिस की बात करेंगे तो पोस्टीरियर एनालिसिस जो है वो हमारे पास एल्गोरिथम का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से लिंक है, यानी कि आप उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली और उसके साथ आप कोई ना कोई टाइमर या कोई ना कोई जो है वो टाइमर की कमांड लगाते हैं, और उस कमांड के थ्रू आप इनपुट का साइज उसको देते जाते हैं और साथ साथ आप चेक कर रहे होते हैं कि उस एल्गोरिथम को रन होने के लिए जो है वो कितना टाइम पीरियड लग रहा है। सो ये मेथड्स हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी नीड एल्गोरिथम एनालिसिस। तो क्या ये काफी नहीं है कि हमने एक अच्छा सा एल्गोरिथम लिख दिया है और वो एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अच्छा एल्गोरिथम नहीं लिखना हमने, बल्कि हमने एक ऐसा एल्गोरिथम रखना है जो कि इनएफिशिएंट ना हो, वो एफिशिएंट हो। और जब उसके ऊपर जो हम डाटा सेट के साइज को इंक्रीज करते जाएं उसके ऊपर, तो हम उसके बिहेवियर को भी साथ साथ चेक करें कि जो हमारे डाटा सेट का साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसका बिहेवियर जो है उसके अंदर टाइम फैक्टर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा उसको कैलकुलेट करने के लिए, या बहुत ज्यादा रिड्यूस तो नहीं हो रहा उसके अंदर बाकी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने बेसिकली जो है इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमारा टाइम पीरियड कितना लग रहा है उस चीज को रन होने के लिए, और हमें लार्ज डाटा सेट के ऊपर उसका बिहेवियर किस तरह का है। तो इन चीजों को हम बेसिकली फोकस के अंदर कर रहे होते हैं। डिस्कस किया कि आपके पास मीन्स द अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू रन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने कॉन्स्टेंट्स है, कितने वेरिएबल्स है, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं और उनको स्टोरेज के लिए कितनी स्पेस चाहिए होगी। तो हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम को जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को अपने जहन में हमें रखना चाहिए कि आपका एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइटनेस के ऊपर हो, यानी कि वो एल्गोरिथम फाइनाइट अमाउंट टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट होता हो, डिफाइननेस हो, उसकी हर इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए लिखते वक्त, इनपुट का साइज जो है उसके अंदर हमारे पास क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए और वैलिड इनपुट होनी चाहिए। यानी कि अगर एक एल्गोरिथम के अंदर हमने इनपुट जो देनी है वो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है एज अ इनपुट, तो हम उसकी जगह करेक्टर वैल्यू तो नहीं इनपुट कर रहे। और इसी तरह आउटपुट हमारे पास जो रिक्वायर्ड है क्या वो उसी डोमेन के अंदर आ रही है जिस डोमेन की हमें रिक्वायर्ड है। इफेक्टिवनेस क्या है कि स्टेप्स हमारे एफिशिएंट होने चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और बेसिक होनी चाहिए, जिससे हम जो है उसको इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर सकें और इफेक्टिवली उसको जो है वो सफिशिएंटली इनफ हो कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एनालिसिस के अंदर जिसको परफॉर्मेंस एनालिसिस कहते हैं। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक या एक से ज्यादा एल्गोरिथम जो है उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनमें से बेहतर परफॉर्मेंस किस एल्गोरिथम की होगी। तो जिसका एग्जाम्पल मैंने ये एक सिंपल एग्जांपल ली हुई है मल्टीप्लिकेशन की, जिसके अंदर मैंने 3 एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कशन की है। एक हमारा मेथड इंग्लिश, एक हमारा अमेरिकन और एक हमारा लारूसी मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। से अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि ये इन तीनों एल्गोरिथम्स को आप इंप्लीमेंट करें और इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे बताएं इनमें से कौन सा एल्गोरिथम था जो बेहतर तौर पर परफॉर्मेंस दे रहा था। यानी कि आपके पास अगर मैं इंग्लिश मेथड से और अमेरिकन मेथड से हमारे पास आ रहा था। सो दीज आर द 3 मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैंने यहाँ पर सिर्फ डिस्कस किए हैं। इस तरह के बेशुमार आपको मेथड्स जो हैं वो नेट के ऊपर मिलते
जिससे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ मकसद क्या था, मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि विच एल्गोरिदम इज बेटर, आपके ख्याल में कौन सा बेहतर था एल्गोरिदम इनमें से। तो जब तक आर्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके मेजरिंग टाइम को मेजर नहीं करेंगे, आप इस चीज का आंसर मुझे नहीं दे सकते। सो आपके पास मेजरिंग टाइम का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन से एल्गोरिदम को कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए रन होने के लिए, उसके डाटा स्ट्रक्चर्स को, उसके कोड को। और इसके अंदर हमारे पास फर्दर हम ये देखेंगे कि जो हम इनपुट का साइज, अभी तो सिर्फ 3 और 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अगर हम इन नंबर के साइज को इंक्रीज करते जाएं तो फिर कौन सा एल्गोरिदम का बिहेवियर जो है टाइम फैक्टर के हिसाब से किस तरह चेंज होता जाता है, वो चीज हम इसकी मॉनिटर करेंगे। सो नॉर्मली हम रनिंग टाइम के लिए क्या कर रहे होते हैं कि हम एक तरफ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक तरफ जो है वो टाइम फैक्टर को रख रहे हैं और एक तरफ हम इनपुट साइज को रख रहे हैं, और इसके अंदर से हम फिर 1000 की इनपुट देते हैं, 2000 की, 3000, 4000, और हमने ये टाइम फैक्टर को काउंट किया और हमने देखा कि मिनिमम टाइम 1000 के पर इनपुट के पर कितना लगा, एवरेज टाइम कितना लगा रन होने के लिए, और वर्स्ट यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना लगा उस एल्गोरिदम को रन होने के लिए। फिर हमने 2000 के ऊपर उसको देखा, इनपुट के साइज के ऊपर उसका बिहेवियर किस तरह था तीनों केसेस के अंदर, 3000 के ऊपर, 4000 के ऊपर। तो इस तरह ग्राफ के जरिए हमें थोड़ा सा एक व्यू आना शुरू हो जाता है कि हमारे पास एल्गोरिदम जो है उसका बिहेवियर लीनियर की तरफ जा रहा है, क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है, या फिर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक की फॉर्म के अंदर जो है वो हमारा, या कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर हमारा बिहेवियर जो है वो शो हो। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के वक्त हम इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम इसके साथ कोई ना कोई, जिस तरह ये सिस्टम डॉट करंट टाइम का कोई फंक्शन हमने लगा दिया और उससे हम जो है वो एक्यूरेट टाइम फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करते हैं और इनपुट देते जाते हैं और टाइम फैक्टर को नोट करके उस तरह आप इसके अगेंस्ट जो है वो प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। हमारी इस एक्सपेरिमेंट की जो है जो इम्प्लीमेंटेशन है, और इसी तरह जो हमारे पास प्रायर इम्प्लीमेंटेशन है यानी थ्योरेटिकल, दोनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मेथड की बात करें तो ये इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि हर कोई बंदा बहुत शार्प कोडर नहीं होता और कोडिंग करना एक वाकई मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि सारी की सारी इनपुट हमने इसके अंदर डाल दी और हर किस्म की इनपुट इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। सेकेंडली हमारे, और थर्डली हमारे पास पॉइंट क्या है कि जब हम दो एल्गोरिदम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस वक्त हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट भी सेम होनी चाहिए। और जब हम थ्योरेटिकल या प्रायर एनालिसिस की बात करते हैं जहां पर हमने कॉपी पेंसिल लेकर उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे थे, तो फिर उसके अंदर हमारे पास रनिंग टाइम जो होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ एन होना चाहिए, यानी इनपुट साइज को हम एन लेंगे और इसके अंदर हमने तमाम पॉसिबल इनपुट्स जो हैं उनको एज्यूम करना है कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और हमारी जो भी इनपुट का एनालिसिस आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का। इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो फर्दर यहाँ से लेकर टॉपिक आगे चलेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वर्स्ट केस एनालिसिस को, बेस्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।